Για αιώνες οι Ινδοί αγρότες φύτευαν στα χωράφια τους τους σπόρους που έδινε η μητέρα γη. Ένα δώρο από τους θεούς που δεν ανήκε σε κανέναν και όλοι είχαν δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν. हम हमारे बीज लगाते थे, जो खाते थे उसी में से थोड़ा पोर्शन बीज करके अलग से रखते थे। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल वही बीज लगाते थे। उसमें कुछ ऐसा नेचुरल सीड थे, उसमें कम पानी भी आए तो भी उग जाता था, ज्यादा पानी आए तो भी उग जाता, ड्रॉट भी आए तो भी उग जाता था। तो घर में ही बीज होता था, उसके लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता था या अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था। कपास था, जवारी था, मिर्ची थी, सब माल था वहाँ पर। तो वो क्या सरकारी बीज था, अपना घर का बीज था? घर का भी था, जवारी का। तुअर थी, कपास था, जवारी थी, मिर्ची थी। घर के बीज से फसल इनाम मिला। ये कैसे क्यों बोया जब आपको वैसे इतना अच्छा लग रहा था वो? तो ये लोग लगा रहे करके वो लाना है, अपन भी ज्यादा पिकेंगे करके पुनः माल भी ले लिया ना, वैसा हो गया ना। तो उसको खत ये सब दे के कर्जा हो गया, समझो ना। और उत्पन्न ज्यादा एवरेज बोले तो 20 क्विंटल का, कोई 22 क्विंटल का, कोई कंपनी ऐसे दावा कर रहे हो। तो खर्चा कम, एक बार बीज कोई खर्चा पहले, बाद में जो रासायनिक खत को 1-2 डोज देना पड़ता था। बोले अभी तो 5-5 डोज देके भी उतना माल नहीं लगता। ऐसा है इसका, जमीन अब उतर रही है वो खत बीटी की वजह से। और दूसरा यानी कॉटन बीज यानी उसमें उगता ही नहीं, घर वाला बीज नहीं हो रहा। नहीं वो घर वाला तो बंद ही हो गया। यहाँ तक उन्होंने नाटक किए हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। उन्होंने बीटी के बीज हमें लाके दे दिए, इससे आपका केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज करना कम हो जाएगा। ठीक है, एक साल वैसा हुआ, दूसरे साल में हमारे यहाँ नई कीटक आ गई जिसे हम आज मिलीबग कहते हैं। पहले तो बोलते थे एक भी स्प्रे मारना नहीं है आपको, बाद में बोले ठीक है दूसरे सूंडी के लिए मारना पड़ेगा, अली के लिए मारना पड़ेगा। लेकिन अभी पोजीशन क्या है, मोन्सेंटो क्या बनाता है, केमिकल्स भी बनाता है। सबसे ज्यादा केमिकल्स कौन बनाता है, सबसे बड़ी कंपनी कौन है, मोन्सेंटो। उनको उनका केमिकल्स के इंसेक्टिसाइड्स का यदि मार्केट में यूज होना बंद हो जाए तो प्रॉफिटेबली ऐसा काम कोई कंपनी करेगी नहीं। सत्य तो यह है कि भारत के किसान जो महंगी खेती कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज, कीटकनाशक और फर्टिलाइजर जो ज्यादा वापर रहे हैं, जो किसान सीड पर 1 पैसा भी खर्चा नहीं करता था, वहां पर 40% खर्चा करना पड़ रहा उसे। जो किसान को खाद पर 0 खर्चा करना पड़ता था, वहां 20% खर्चा करना पड़ रहा पूरे खेती के खर्चे के लागत के। जो कीटकनाशक वो वापरता नहीं था उस पर भी और 10% खर्चा करना पड़ रहा, यानी पूरे लागत के 70% तो इन्होंने लादा हुआ खर्चा है। त्या याच्यामध्ये त्यानं 1 एप्रिलले गावात फिरतच होता. मी बिमारच होतो, चिकनगुन्याची बिमारी खूप चालू होती आमच्या, तापानं पडून होतो मी.
तो आला न घरात गेला, हे सुने तिथेच होती भांडे घासत. आता आम्हाला जर गेलं असेल तर घरामध्ये म्हणून ठीक आहे, त्यांना राखेल केरोसिन वतून घेतो आणि पेटवून घेतला भडका झाल्यावर म्हणून पुन्हा घराच्या बाहेर विचारला. घर पेटते म्हणून त्याला कसं काय समजलं का काय आला, जवळूनच गेला 90% घर लावला. यवतमाळला नेलं त्याला, यवतमाळला नेलं दवाखान्यामध्ये, तर तिथं आज 2-3 घंटे राहिला. बताते बोले तो मालूम ही था, उसको इन्हें समझा नहीं कुछ भी, हमको लगा नहीं है उतना वो पोजीशन लिंगा करके, तो इन्हें लगने नहीं दिया उसने. वैसे इन्हें खुद इन्हें वैसे इसमें रहता था, तो भी ऐसा निकल जाएंगे दिन, निकल जाएंगे ऐसा बताते उसको. The story that we have suddenly become Scandinavians and don't see the sunlight and therefore getting depressed and our farmers are ending their lives. It's amazing how fertile the human imagination can be when it wants to find excuses to not understand the real roots of a crisis. The government's own data shows that the majority of farmers who have committed suicide were deeply indebted. Our data shows that the majority of them got into debt because of BT cotton. Most suicides of the 200,000 are in the cotton belt. Most of them have grown BT cotton. The story of Indian farmers is the story of how these rapacious corporations have emerged as criminal corporations. I often say, if 200,000 people had been killed by a dictator, we would have called it a genocide. Suicides in India are a tragic phenomenon and unfortunately have existed way before the introduction of BT cotton in 2002. The primary cause for suicides is really indebtedness, and then some of the other causes are inadequate infrastructure and irrigation, untimely rainfall, so on and so forth. काय सांगतही नव्हतं मला तसं काय, कर्ज असा आहे तसा काय म्हणत नव्हतं. स्वतः गुंगीत राहत होतं कसं करायचं का करायचं, नेहमी चिंताच राहत, असं झोपूनच राहाय जास्त, असं कोणते असं खुशीवर काय राहत नव्हतं. बाहेर चांगलं राहतं पण घरी आलं का खूप चिंतामध्ये राहत होतं. म्हणलं का होते, म्हणलं आपल्याला आता देवाण दिलं तर हे झालं, पण आता कसं आहे काढू, पण आता तेवढं काळजी करू नको बी म्हणत होतं. पण आता आपलं कसं होते का, थोडं कर्ज आहे, पिकत नाही, मला तर काम होत नाही, आपण का करायचं, कसं जगवायचं, 3-4 मुली आहे असं म्हणत होते. एवढंच म्हणत होते पण जास्त काही सांगत नाही. हम स्कूल में गए थे, लड़कियों ने बताया कि पापा ने जहर पिया, फिर मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी, पी लिया है तो ऐसे ही कुछ होगा. वहाँ पे गई थी, मुझे उतनी याद नहीं. जहाँ भी जो भी विलेज में जाके हम लोग बताते हैं स्टार्ट करो ऑर्गेनिक,
वो आज हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटर है। कोई भी पौधे को जो भी बीज लगता है वो यदि बचा के रख ले, धूप दिखाए और अगले साल बीज करके यूज करे, बीज करके बो दिए, तो पौधा जो निकलता था वो वैसा ही निकलता था जो पहले निकला है। बीजों का उपयोग उसके लिए करे तो हम मर जाते। और ये बात किसी ने भी किसी भी किसानों को अभी तक बताई नहीं।